हाय, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट हार्डलिक्स का। क्वेश्चन 221 में पूछा है कि आइडियल फ्लूइड है वो क्या है। तो आइडियल फ्लूइड के तीन मेन प्रॉपर्टीज होती हैं कि इनकम्प्रेसिबल होता है, सरफेस टेंशन इसमें नहीं होता, और इसकी विस्कोसिटी होती है वो जीरो होती है, या हम कह सकते हैं कि नॉन विस्कस फ्लूइड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए करेक्ट है, इनकम्प्रेसिबल। ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी में नॉन विस्कस तो सही है, बट इनकम्प्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल लिख दिया इसने, जो कि गलत है। ऑप्शन डी है स्लाइटली अफेक्टेड बाय सरफेस टॉर्क, तो ये तो कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आंसर की में इसका आंसर गिवन है ऑप्शन सी है, जो कि नहीं होगा। क्वेश्चन 222 में बोला है कि शियर स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्लूइड्स में अगर हम फ्लूइड्स के रेस्पेक्ट में बात करें तो टो इज इक्वल टू होता है डेल यू अपॉन डेल वाई, जहां पे म्यू है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, विस्कोसिटी। डेल यू अपॉन डेल वाई है, इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। तो अगर फ्लूइड्स के रेस्पेक्ट में पूछा जाए कि टो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो हम बोलेंगे कि ये वेलोसिटी ग्रेडियंट की प्रोपोर्शनल है। लेकिन क्वेश्चन है वो इसमें इसने मेंशन नहीं किया है कि ये फ्लूइड्स की बात कर रहा है कहीं पे भी। तो अगर फ्लूइड्स का मेंशन नहीं किया है, इन जनरल अगर हम करें डिस्कस, तो शियर स्ट्रेस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है शियर स्ट्रेन के, जो सोम में हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे फ्लूइड्स मेंशन किया होता कि फ्लूइड्स की बात कर रहा है ये, फ्लूइड्स मींस लिक्विड और गैसेस, तो उस केस में आंसर वेलोसिटी ग्रेडियंट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 223, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काफी सिंपल है ये, तो इसको न्यू से डिनोट करते हैं और म्यू अपॉन रो। तो म्यू जो है उसको रो से डिवाइड करते हैं तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी आती है। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 224 है कि डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू की डायमेंशन क्या होती है। तो म्यू के हमने भी पढ़ा था कि म्यू का यूनिट होता है वो ये होता है न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, हमने देखा है पहले। तो न्यूटन का हम रखेंगे तो m1 L1 T-2, क्योंकि ये होता है m इंटू ए इंटू टी अपॉन मीटर का स्क्वायर, तो L2। इसको सोल्व करेंगे तो m1 L-1 T-1। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। बट इसका आंसर की में ऑप्शन गिवन है वो ऑप्शन डी आंसर गिवन है, जो कि नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 225 में पूछा है कि पॉइज है वो किसकी यूनिट है। तो पॉइज है वो विस्कोसिटी की ही यूनिट है, और इसमें रिलेशन होता है 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइज। काफी बार कोई इजी सा न्यूमेरिकल दे देता है इस फॉर्मूले पे बेस्ड, और म्यू होता है वो पॉइज में दे देता है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये जरूर याद रखना है ये रिलेशन कि 10 पॉइज होगा वो इक्वल होगा इसके। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 226। 226 में हमें ऑप्शंस मैच करने हैं जस्ट। तो ए का अगर हम देखेंगे तो ए का हो जाएगा विस्कोसिटी 2, बी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसका स्ट्रोक्स होता है या मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, तो बी का 1 है। सी है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स का हो गया न्यूटन और लेंथ का हो गया मीटर, तो न्यूटन अपॉन मीटर। तो सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। गैस कांस्टेंट अगर आपको पता नहीं हो तो ये जो इक्वेशन होती है जो गैसेज हमें मोस्टली यूज करते हैं एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो आर जो यहाँ पे है ये इसको गैस कांस्टेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे तो आंसर जो होगा ये ऑप्शन बी में 2143 जो हमारा आया है ये वाला गिवन है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 227, यहाँ पे भी लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। ऑप्शन ए में बोला है इनकम्प्रेसिबल विदाउट विस्कोसिटी। तो अभी हमने पहले पढ़ा कि ये होते हैं आइडियल फ्लूइड जो कि इनकम्प्रेसिबल भी होते हैं, इनकी विस्कोसिटी भी 0 होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए का 5। बी में बोला है विस्कस, तो विस्कस होते हैं रियल फ्लूइड्स, तो बी का हो जाएगा 1।
सी में बोला है शियर स्ट्रेस, यहाँ पे मिस कर दिया है शियर स्ट्रेस, यहाँ पे इसने लिखना था प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो टो इज इक्वल टू म्यू डेल वी अपॉन डेल वाई, ये होता है न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। तो सी का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4। डी में बोला है शियर स्ट्रेस नॉट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वो होते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, जहां पे टो प्रोपोर्शनल होता है डेल यू अपॉन डेल वाई की रेज टू पावर के, कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा नॉन न्यूटोनियन, तो ऑप्शन 2 हो गया डी का। लास्ट ई में शियर स्ट्रेस इज मोर देन यील्ड वैल्यू, ये बेसिकली है कि यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा अगर शियर स्ट्रेस है तो कुछ फ्लूइड्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि फ्लूइड्स के जैसे बिहेव करते हैं। एक बार डायग्राम देखते हैं हम इसका। यहाँ पे ये प्लास्टिक का जो कर्व बन रहा है इसको प्लास्टिक भी बोला जाता है और भिंगम प्लास्टिक भी बोला जाता है। तो अगर शियर स्ट्रेस यहाँ से लेके इस वैल्यू के बीच में, फॉर एग्जांपल शियर स्ट्रेस इतना है, अगर इतना शियर स्ट्रेस है तो ये फ्लूइड के जैसे बिहेव नहीं कर रहा है, इसमें कोई भी वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है, इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 है। लेकिन इस पॉइंट पे अगर इसका स्ट्रेस है, वो इस वैल्यू पॉइंट पे जितना स्ट्रेस है उतना स्ट्रेस हम दे देंगे, उसके बाद ये फ्लूइड्स के जैसे बिहेव करेगा, उसका ग्राफ बनेगा जैसे न्यूटोनियन फ्लूइड का बन रहा था वैसे स्ट्रेट लाइन में। तो इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक या भिंगम प्लास्टिक, और इस स्ट्रेस को बोला जाता है यील्ड स्ट्रेस, वो मिनिमम स्ट्रेस जो कि रिक्वायर्ड है कि ये फ्लूइड के जैसे बिहेव करने लग जाए, तो उसको हम यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शंस, तो ऑप्शन ई का यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा आइडियल प्लास्टिक, तो ई का हो गया 3, तो 5 1 4 2 3 ये आ रहा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 228। क्वेश्चन 228 से हम एक बार पिछला डायग्राम फिर से देखते हैं, उसमें 2 इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स हैं। ये ग्राफ बन रहा है, इसमें ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे शियर स्ट्रेस है। अब अगर हम आइडियल फ्लूइड की बात करें तो आइडियल फ्लूइड के लिए म्यू की वैल्यू होती है 0, तो डेल यू अपॉन डेल वाई चाहे कुछ भी होए तो हमेशा 0 होगा, शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमेशा 0 होगी चाहे डेल यू अपॉन डेल वाई कुछ भी हो। तो आइडियल फ्लूइड का ग्राफ बनेगा, ये जो एक्स एक्सिस है यही बनेगा, यही ऐसी एक लाइन आ रही है जिसके लिए टो की वैल्यू हमेशा 0 है। अगर हम इलास्टिक सॉलिड का बनाएं तो सॉलिड में ऐसा तो नहीं है कि सॉलिड फ्लो करने लग जाएगा, सॉलिड में क्या होगा, शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं आ रहा है, इलास्टिक सॉलिड है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट उसका हमेशा 0 होगा। फ्लूइड में हम शियर स्ट्रेस लगाते हैं, पार्टिकल्स फ्लो करने लग जाते हैं, वेलोसिटी गेन कर लेते हैं। सॉलिड में वो डिफॉर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स है वो फ्लो करके उन्हें कुछ वेलोसिटी गेन करनी है, ऐसा नहीं है। तो जब हम इलास्टिक सॉलिड का डायग्राम बनाएंगे तो उसमें कोई वेलोसिटी नहीं होती, पार्टिकल बाउंडेड होते हैं एक दूसरे से, तो यू कुछ नहीं होगा वहां पे, ये जो डेल यू वाली टर्म 0 होगी। तो डेल यू अपॉन डेल वाई वाली टर्म अगर 0 है तो चाहे कितना भी हो, कितना भी शियर स्ट्रेस लगा दो, एक ये प्लेट है और वाई डिस्टेंस पे ये दूसरा पार्टिकल है, तो कोई सॉलिड है तो ऐसा नहीं है कि इसने कुछ वेलोसिटी वी गेन कर ली इसके रेस्पेक्ट में, ऐसा नहीं है। पार्टिकल्स बाउंडेड है क्लोजली एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस से, तो वो वैसे एक दूसरे को छोड़ के मूव नहीं करेंगे। तो इलास्टिक सॉलिड का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें डेल यू हमेशा 0 आएगा, तो चाहे कितना ही होए शियर स्ट्रेस हम उसमें लगा सकते हैं, तो कितना भी होए डेल यू अपॉन डेल वाई वाली टर्म है वो हमेशा 0 होगी, जो कि हो रहा है वाई एक्सिस पे। अगर हम इस वाली लाइन को देखें तो इसमें टो की वैल्यू तो चेंज हो रही है वाई एक्सिस पे, बट यहाँ पे डीवी अपॉन डीवाई है जो वाई एक्सिस पे, वो हमेशा 0 आ रहा है। तो ये वाला रिप्रेजेंट करता है इलास्टिक सॉलिड को। तो अब देखते हैं इसमें एक इसका भी पॉइंट है, तो यहाँ पे करेक्शन करना है, ये ऑप्शन बी में जो जिसने रियल फ्लूइड बोला है इसको आपने काट के करना है इलास्टिक सॉलिड। ये अभी समझ आएगा आपको क्यों किया हमने ऐसा। अगर हम मैच करना स्टार्ट करें ऑप्शंस को, ए का आइडियल फ्लूइड जिसके लिए टो हमेशा 0 है, एक्स एक्सिस हो गया वो, तो ऑप्शन 4 हो गया। न्यूटोनियन फ्लूइड, बी को हम अभी छोड़ देते हैं, अगर हमने करेक्शन नहीं किया होता तो कैसे होता है। न्यूटोनियन फ्लूइड का है ग्राफ 3 वाला स्ट्रेट लाइन, सी का 3 हो गया।
डी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, तो नॉन न्यूटोनियन का 1 2 3 4 में देखें तो 2 ही हो सकता है। अगर ऐसा ग्राफ होता तो वो भी हो सकता था, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो ग्राफ है उनमें से 2 ही पॉसिबल है। डी का 2 हो गया। अब बी का क्या करेंगे हम? बचा कौन सा ग्राफ? 1 बचा, जो कि ग्राफ है इलास्टिक सॉलिड का, तो बी में 1 आएगा, इसलिए हमें बी को रियल फ्लूइड की जगह काट के इलास्टिक सॉलिड किया। और अब हम देखेंगे 4 1 3 2, अभी भी यहाँ पे मिस्टेक, तो यहाँ पे आंसर गिवन है वो ऑप्शन सी है। तो आप इसमें करेक्ट कर लीजिए 4 1, इसको 3 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए, क्योंकि ए का तो 4 होगा 100% ही। वैसे भी इसने एक ही ऑप्शन में ऐसा दिया है, बट आगे के ये थोड़ा सा मिस्टेक है, काफी में है इस बुक में, टाइपो है या डोंट नो। तो इसमें सी कर लीजिए आप, सी में ये करेक्शन कर लीजिए 4 1 3 2 और यहाँ पे इलास्टिक फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 229 की गैसेज को हम इनकम्प्रेसिबल कब कंसिडर करेंगे? मैच नंबर उनका कितना होना चाहिए इसके लिए कि हम उसको इनकम्प्रेसिबल कंसिडर कर सकें? क्वेश्चन 229 यहाँ पे पूछा है कि किसी गैसेज को हम इनकम्प्रेसिबल कब कंसिडर करते हैं। तो इससे पहले हम देखते हैं कि मैच नंबर क्या होता है। टी नहीं आता, ये मैक नंबर भी बोला जाता है, MaCH ही है यहाँ पे। ये होता है V/C, और यहाँ पे हम इसको C को K/ρ का रूट भी लिख सकते हैं। K यहाँ पे ये बल्क मॉड्यूलस है, जो कि होता है वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। अब आइडियली अगर हम ऐसे किसी फ्लूइड की बात करें जो कि इनकम्प्रेसिबल है, तो उसके लिए K की वैल्यू कितना होगा? उसके लिए डेल्टा V तो हमेशा 0 ही होगा, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। K इनफाइनाइट हुआ तो ये मैक नंबर जो है ये हो जाएगा 0। ये है आइडियल कंडीशन, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता। रियल कोई फ्लूइड ऐसा नहीं है जो कि पूरी तरह इनकम्प्रेसिबल है जिसका K इनफाइनाइट हो। तो कुछ गाइडलाइन गिवन है मोदी एंड सेड में, ये जो वैल्यू गिवन है वो ऐसे है कि अगर MA 0.4 से कम है, आइडियली तो ये 0 होना चाहिए, बट अगर 0.4 या इससे कम है मैक नंबर की वैल्यू, तो हम उस फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मान लेते हैं। यहाँ पे इसका आंसर गिवन है ऑप्शन डी है। बुक में मोदी एंड सेड में इसने जो मेंशन किया है ये है 0.4। अगर 0.4 से ज्यादा है मैक नंबर की वैल्यू, तो हम वहां पे कंप्रेसिबिलिटी के इफेक्ट को कंसीडर करेंगे अपने एनालिसिस में, और अगर कम है तो हम उसको इनकम्प्रेसिबल मान के कंप्रेसिबिलिटी वाला इफेक्ट है उसको इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 230 कि एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो वाटर की टर्म में कितना होता है। तो ये हमने पहले भी किया कि एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड की टर्म में प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 230 है, यहाँ पे पूछा है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 230, यहाँ पे पूछा है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा वो वाटर कॉलम हाइट में कितने के इक्वल होगा। तो P = WH होता है, हमें पता है। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर को इसने पूछा है वाटर कॉलम हेड की टर्म में, मतलब कितना हम वाटर का हेड रखें। यहाँ पे हेड जैसे H है तो इस पॉइंट पे प्रेशर है वो P = WH है। जो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है ये 760 mm of Hg होता है, डायरेक्टली आपको याद रखना है 760 mm of Hg। तो इससे अगर हम P निकालेंगे प्रेशर की टर्म में तो यह हो जाएगा 760, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, इंटू 13.6 इंटू ρW, ये आ गया प्रेशर। हमें इसको करना है वाटर कॉलम हेड की टर्म में, तो वाटर कॉलम का W स्पेसिफिक वेट है, यहाँ पे GB आएगा, इंटू है तो ρW इंटू G स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इंटू H, वाटर कॉलम का हेड है H यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको जब सोल्व करेंगे 0.76 इंटू 13.6, इसको सोल्व करेंगे तो 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम हेड आएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको काफी बार हम वेपर प्रेशर वगैरह की कंडीशन ना बने इसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं साइफन वगैरह में। तो चाहे तो आप किसी भी लिक्विड की कॉलम की टर्म में याद रख लो, H की मरकरी की टर्म में रख लो या वाटर की टर्म में रख लो।
तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो उतने ही प्रेशर के इक्वल है जो कि जैसे कोई टैंक है उसमें कोई 10.3 मीटर तक हाइट तक वाटर फिल किया हुआ है, तो 10.3 मीटर की डेप्थ पे जो प्रेशर होगा ये उसी प्रेशर के इक्वल एटमॉस्फेयर प्रेशर है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 231, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ पे एक्ट करता है? तो सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं हम इसको, जहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 232, अगर हम डायमीटर डिक्रीज करें किसी ड्रॉपलेट का तो उसके अंदर जो प्रेशर है उस पर क्या इफेक्ट आएगा? वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कैसे चेंज होगा? तो अगले दो क्वेश्चन है वो सेम ही टॉपिक पे है, तो मैं एक बार फॉर्मूला डिराइव करते हैं इसका। एक तो इससे पहले आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो ड्रॉपलेट होता है और एक बबल होता है। कोई पानी की बूंद है तो वो ड्रॉपलेट है, और अगर कोई सोप का बबल है तो वो बबल है। उन दोनों में डिफरेंस मेनली ये होता है कि बबल होता है वो अंदर से एम्प्टी होता है, और सोप जो ड्रॉपलेट है वो अंदर से फिल होगा। पानी की बूंद है तो अंदर भी पानी होगा, उसमें सॉलिड स्फीयर के जैसे होगा वो। तो यहाँ पे चेंज इसका ये आता है कि एक फोर्स लग रहा होता है सिग्मा सरफेस टेंशन। तो सिग्मा टोटल फोर्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ड्रॉपलेट के केस में जैसे कि मैंने इसको यहां से कट किया, कोई स्फेरिकल शेप का बबल है, इसको मैंने यहां से कट किया, तो जो सिग्मा लग रहा होगा वो इसकी पेरीफेरी पे लग रहा होगा। जब ये सोप बबल है तो सोप बबल के केस में इसमें दो लेयर बनेंगी। सिग्मा इंटू टोटल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए अगर ड्रॉपलेट है तो 2πr करेंगे, बट अगर बबल है, सोप बबल है जो कि अंदर से एम्प्टी होता है, उस केस में सिग्मा को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4πr से। ऐसा इसलिए कि जब हम इसको कट करेंगे तो हमें ऐसा सेक्शन दिखेगा उस सर्कुलर, ये अंदर से होलो है तो इसको कट करेंगे तो ऐसे दो सरफेसेस हमें दिखेंगी, एक ये वाली और दूसरी बाहर वाली, ये जो सरफेस आ रही है। तो सिग्मा इंटू 2πr इसके लिए होगा और सिग्मा इंटू 2πr ही अंदर वाली के लिए होगा। ये स्पेसिंग थोड़ा डायग्राम में ज्यादा दिख रही है, समझाने के लिए काफी थिन होगा, इसकी थिकनेस बहुत बहुत कम होगी। तो सिग्मा इंटू 4πr हो जाएगा सोप बबल के केस में। लेकिन ड्रॉपलेट के केस में देखेंगे तो सिग्मा इंटू 2πr ही आएगा, क्योंकि उसको आप कट करोगे तो सिंपल एक सर्किल ही दिखेगा आपको। अब ये फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम फोर्सेज को बैलेंस करते हैं। दो फोर्सेज यहाँ पे, एक प्रेशर फोर्स है और दूसरा सरफेस टेंशन का फोर्स है। सरफेस टेंशन का फोर्स हमने अभी निकाला, ड्रॉपलेट की बात हो रही है तो ड्रॉपलेट की हो जाएगा सिग्मा इंटू 2πr इज इक्वल टू, यहां से इसको कट करेंगे इस तरीके से प्रेशर लग रहा होगा पूरे सर्किल के एरिया पे। स्फीयर को बीच से हम कट करेंगे तो एक सर्किल बनेगा, उस सर्किल पे पूरे पे प्रेशर P लग रहा होगा, तो P इज इक्वल टू πr स्क्वायर। यहां से हमारे पास हमें निकालना है क्वेश्चन में P, तो P आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन r। पूछा है कि डायमीटर की फॉर्म में लिख देते हैं 2, ये 2 का ऊपर 4 हो जाएगा, सिग्मा 4 सिग्मा अपॉन d। डायमीटर को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो P में क्या इफेक्ट आएगा? P है वो इंक्रीज करेगा अगर डायमीटर को डिक्रीज करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो होलो सोप बबल का है। होलो सोप बबल के केस में ये जो 2 जहां पे आ रहा था वहां पे 4πr हो जाएगा, क्योंकि उसको कट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें एक ये सरफेस वाली होगी जो पेरीफेरी की इक्वल होगी सरफेस, तो इस पे यूनिट पे फोर्स सिग्मा लगता है, सरफेस टेंशन पर यूनिट फोर्स होता है, तो पूरे पे निकालने के लिए हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दूसरी ये आउटर वाला होगा, तो यहाँ 4 होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये P इक्वल टू 4 सिग्मा r हो जाएगा, 4 सिग्मा r है, d की टर्म में हम इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8 सिग्मा अपॉन d। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आप चाहें तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रख सकते हैं, अदरवाइज डिराइव कर सकते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 234, ये है कैपिलरी राइज के बारे में। तो ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा है, H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो GD। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन,
सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रो के, जो वाटर की डेंसिटी है अगर वाटर की हम बात कर रहे हैं तो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, डायमीटर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट हो गए सही, तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 235। नेक्स्ट क्वेश्चन है 235, स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी का पूछा है। तो इसका मैंने याद रखने का एग्जांपल भी आपको बताया था कि पेंडुलम होता है, वो इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करता है इस तरीके से, नीचे यहाँ पे बॉल लगी हुई है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉल के सेंटर पे होगा और इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट होता है। तो इसी को अगर फ्लूइड की केस से कंपेयर करें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है वो ऊपर होना चाहिए, तो वो होता है मेटा सेंटर। दूसरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो कि नीचे होना चाहिए, तो ये वाला केस बनता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, इसका अपोजिट होगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली याद रख सकते हो। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इट्स मेटा सेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 236 है कि मेटासेंट्रिक हाइट है वो किसके इक्वल है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि मेटासेंट्रिक हाइट को हम जीएम से डिनोट करते हैं। एम यहाँ पे मेटा सेंटर है और जी यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको मेटासेंट्रिक हाइट बोला जाता है। तो यहाँ पे हम देखें ऑप्शंस में, तो ये आ जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है, मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दो क्वेश्चन 237 और 238 काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। 237 और 238 की थ्योरी को हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया है। पहले एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें बोला था कि कोई कर्व्ड बॉडी है, उस पर फोर्स निकालना है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद रखनी है। कर्व्ड बॉडी का अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स हमें पूछा गया है तो उस कर्व्ड बॉडी का हम वर्टिकल एक प्लेन पे प्रोजेक्शन लेंगे और उस प्रोजेक्शन पे हम फोर्स निकाल देंगे। प्रोजेक्शन पे जितना प्रेशर फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, वो ही इस बॉडी के लिए हॉरिजॉन्टल प्रेशर फोर्स हो जाएगा। तो पहले हम 237 करते हैं जो कि इसी पे बेस्ड है। यहाँ पे 4 मीटर लॉन्ग है, मतलब जो इस प्लेन जो है, प्लेन ऑफ पेपर है, इसके जो परपेंडिकुलर वाली डायमेंशन है वो 4 मीटर है। सिलेंडर है, उसके डायर 3 मीटर है, उसका वेट कुछ 2000 गिवन है। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट बी पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इस तरीके से लगेगा। ये यहाँ पे 2 पॉइंट पे टच हो रहा है ग्राउंड पे, एक तो यहाँ पे ये यहाँ पे टच हो रहा है नीचे और दूसरा बी पॉइंट पे। तो यहाँ पे बी पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा हॉरिजॉन्टली वो इक्वल होगा जो भी इस सिलेंडर पे प्रेशर फोर्स लग रहा है। इस तरीके से सिलेंडर पे प्रेशर फोर्स लग रहा है और ये रेस्ट पे है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसके लिए सिग्मा एच 0 होगा। तो जितना इस पे प्रेशर फोर्स लग रहा है उतना ही रिएक्शन बी पे लग रहा है। तो हमें बस सिंपली प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करना है। प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कर्व्ड बॉडी का हम एक वर्टिकल प्लेन पे प्रोजेक्शन लेंगे। तो प्रोजेक्शन लेने के लिए जो इसका ये जैसे हमने प्लेन लिया जिसपे कि हम प्रोजेक्शन लेना चाह रहे हैं, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट को हमने यहाँ से मिला दिया, तो ये टॉप पॉइंट आ गया इसके प्रोजेक्शन का, और इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट को इस तरीके से हमने यहाँ से मिलाया, तो ये इसका बॉटम आ गया, ये इसका टॉप आ गया। इसका प्रेशर डायग्राम हम प्लॉट करते हैं। अब तो सिंपल हो गया केस, अब वैसा ही हो जाएगा जैसा कि एक वर्टिकली बॉडी है वो पानी में रखी है, वर्टिकल कोई प्लेन है जो रखा हुआ है पानी में या किसी और लिक्विड में, उस पे जो प्रेशर फोर्स निकालते हैं वैसा ही होगा। तो इसका प्रेशर डायग्राम बनाएंगे पहले। तो इसका प्रेशर डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये टॉप वाले पॉइंट पे H 0 है तो यहाँ पे प्रेशर 0 हो गया। इस वाले पॉइंट पे हाइट H है जो कि 3 मीटर है, तो इस वाले पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा P = WH। ये यहाँ पे इसने ध्यान रखना है कि ऑप्शन इसने केजी फोर्स में दिए हैं। जब केजी फोर्स में दिए होते हैं तो हम जी से मल्टीप्लाई नहीं करते, वैसे P = WH होता है। अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आंसर गिवन हो तो केजी फोर्स में गिवन है तो W की जगह रो लेना है आपने। तो P = ρh, रो है 1000 इंटू H है 3 मीटर, तो 3000 हो गया, आ गया बॉटम का प्रेशर, टॉप का प्रेशर है 0।
हमें यहाँ पे पूछा है टोटल प्रेशर फोर्स निकालना है। टोटल प्रेशर फोर्स जो होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लेंथ से। लेंथ हमारे पास गिवन है, प्रेशर डायग्राम भी हमारे पास आ गया है, तो काफी इजी हो गया। एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम हो जाएगा 1/2 ट्राइंगल का एरिया 3000 इंटू 3, हाइट h ये 3 मीटर है। तो ये हो गया एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ से। लेंथ यहाँ पे गिवन है कि 4 मीटर है, तो लेंथ की जगह 4 मीटर रखेंगे और ये आ जाएगा 2 और ये आएगा जाएगा 18,000 kgf। तो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 238। यहाँ पे हमें निकालना है ए पॉइंट जो है उस पर वर्टिकल रिएक्शन निकालना है। ये सिलेंडर एक ही जगह पे सपोर्टेड है तो इसको रिएक्शन मिलेगा वो एक ही जगह ए पॉइंट पे मिलेगा। तो अब हम इस बॉडी का वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखेंगे कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। और ये बॉडी रेस्ट पे है तो इसमें सारे जो फोर्सेज हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट है वो 0 होगा। तो यहाँ पे वर्टिकली फोर्स लग रहे हैं। वर्टिकली इस बॉडी पे 3 फोर्सेस लग रहे होंगे। एक बायोंट फोर्स होगा जो कि अपवर्ड होगा, एक इसका खुद का वेट होगा जो कि डाउनवर्ड होगा, और थर्ड होगा जो ए पे रिएक्शन आ रहा है। ए पे ये टिका हुआ है नीचे सपोर्ट पे, तो ऐसे इसको अपवर्ड रिएक्शन मिल रहा होगा। वर्टिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम लगाएंगे तो W माइनस एफ बी बायोंट फोर्स विल बी इक्वल टू आर ए। अब यहाँ पे W हमें गिवन है, एफ बी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बायोंट फोर्स होता है वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लिक्विड डिस्प्लेस निकालने के लिए हमें देखना पड़ता है कि कितना पोर्शन सिलेंडर का है जो कि लिक्विड में डूबा हुआ है, उतना ही वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो सिलेंडर है ये आधा पानी, एक साइड इसकी पानी है दूसरी साइड पानी नहीं है, इसमें जो वॉल्यूम होगा वो होगा ये शेडेड वाला एरिया का। जो शेडेड वाला एरिया मैंने दिखाया है, इधर की साइड ही पानी है दूसरी साइड तो पानी है नहीं, तो इतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर इसने डिस्प्लेस किया जितना इसका सिलेंडर का हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम है। अगर इसको लॉन्गिट्यूडनली कट करें तो हाफ सिलेंडर का जितना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर इसने डिस्प्लेस किया। तो हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे। एक तो यहाँ पे मिस्टेक है, ये जो है ये 20,000 है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो W हो जाएगा 20,000 माइनस बायोंट फोर्स के लिए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल, हाफ का हो जाएगा हाफ विजुअलाइज कर पा रहे होंगे होपफुली। मैं दूसरा डायग्राम बना के एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका अगर आप टॉप व्यू देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे ऊपर से इसको देखोगे टॉप व्यू तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये आधा सिलेंडर एक साइड से पानी में डूबा हुआ, दूसरी साइड पानी नहीं है, और ये वाला जो है ये इसका फ्रंट व्यू है एलिवेशन। तो फ्रंट व्यू हम इधर से देखेंगे तो हमें एक सर्किल दिखेगा सिर्फ, जिसका आधा पानी में डूबा हुआ है, हाफ सर्किल दूसरी साइड का नहीं है। अब इसमें जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल बाई 2। हाफ सिलेंडर का है वो पानी में डूबा हुआ है, तो हाफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। पाई आर स्क्वायर एल बाई 2 वॉल्यूम हो गया। इसको हम रो W से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू आर ए। केजी फोर्स की टर्म में तो हम जी नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ रो ही लिखेंगे। इसको हम सोल्व करेंगे तो 20,000 माइनस पाई इंटू 1.5 है आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 1000 इज इक्वल टू आर ए। और फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो 20,000 माइनस ये आएगा 14137 इज इक्वल टू आर ए, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा 5863 विल बी इक्वल टू आर ए। तो इस तरीके से यही सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है जब वर्टिकल फोर्स निकालना होता है। तो टोटल हम होल बॉडी को एक साथ कंसीडर कर लेते हैं
और उस पे बाउंड फोर्स है वो निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 239। ये भी काफी ट्रिकी और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे गिवन है कि एक बॉडी है जिसके डायमेंशंस है 1.5 मीटर, 1 मीटर और 2 मीटर वेट, और वेट है 3000 है, 3000 केजी वेट है उसका वाटर में, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो कितनी होगी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लिक्विड में रखते हैं या हम उसको लिक्विड में रख के वेट मेजर करते हैं, जैसे कि आपने उसको वेइंग मशीन पे लगा रखा है, नीचे लटकाया हुआ है वेट वेइंग मशीन पे, और आपने उसको पानी के अंदर डिप कर दिया। अब बॉडी है वो पूरी की पूरी पानी में सबमर्ज्ड है और आप उसका वेट मेजर कर रहे हो। इस केस में उसका वेट होगा वो एक्चुअल से कम आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि नीचे तो W लग रहा है बट ऊपर बायोंसी फोर्स भी तो लग रहा है, तो जो कि इसके वेट को कम करेगा, क्योंकि वेट तो इसमें जो टेंशन होता है उसको मेजर करता है। जो वेइंग मशीन ऐसी कुछ होती है, यहाँ पे जो टेंशन आ रहा है उसको ऊपर जो होता है ये इसका डायल गेज जिसमें रीडिंग दिखा देता है। तो कोई बॉडी है उसका वॉल्यूम है वो है 3 मीटर क्यूब, यहाँ पे जो गिवन है। इसको हमें अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर से सॉल्व करना पड़ेगा। दो पॉसिबिलिटीज है कि या तो इसका स्पेसिफिक वेट वाटर से ज्यादा होगा या इसका स्पेसिफिक वाटर से कम होगा। दो पॉसिबिलिटी हम लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, और थर्ड केस हो सकता है कि उसके इक्वल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि 1 है इसका स्पेसिफिक वेट, वाटर के इक्वल ही इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, इसका वेट वो ही है जो वाटर का स्पेसिफिक वेट है। उस केस में इसका वेट कितना होगा 3 into 1000, 3000 kg। बट ये बोल रहा है कि इसको हमने वाटर में सबमर्ज किया हुआ फिर इसका वेट 3000 kg आ रहा है। इट मीन्स इसका ओरिजिनल वेट ज्यादा रहा होगा, जिसके कारण बायोंट फोर्स अपवर्ड लगा भी फिर भी इसका वेट 3000 kg आ रहा है। कैसे लग रहे हैं दो फोर्सेज यहाँ पे। अब अगर इसका 3000 वेट एक्चुअल वेट है तो इसका वाटर में वेट होगा 3000 माइनस FB। बट यहाँ पे इसने बोला है कि इसका वाटर में वेट 3000 kg है, तो इस केस में एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.1 हो जाए। अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 के केस में तो हमने देख लिया 3000 kg इसका वाटर में वेट नहीं आ सकता, कुछ तो यहाँ पे लेस होगा। तो इसलिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन भी यहाँ पे उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही गिवन है। इसने एक ही ऐसा ऑप्शन दिया जो एक ही एक से बड़ा हो। तो 1.1 है वो पॉसिबिलिटी है कि इसका वेट है वो वाटर में 3000 kg आ जाए। इसका वेट फिर 1.1 हुआ तो इसका एक्चुअल वेट यहाँ पे हो जाएगा 3300। उसमें से बायोंट फोर्स लेस करके हो सकता है इसका एक्चुअल वेट 3000 kg आ जाएगा इसमें। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शंस को देख के उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है। अगर 1 हुआ तो 3000 kg उसका एक्चुअल वेट है, पानी में उसका वेट 3000 kg से कम होगा, तो 1 तो हो ही नहीं सकता और 1 से कम भी नहीं हो सकता। अगर 1 से कम हुआ तो उसका एक्चुअल वेट ही 3000 kg से कम है, तो वाटर में तो उसका वेट और कम होगा। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन 240। यहाँ पे पूछा है कि अगर कहीं पे वॉर्टेक्स फ्लो हो रहा है तो रेडियल डायरेक्शन में प्रेशर में वेरिएशंस होंगे, वो कैसे होंगे। तो इसके लिए हम एक डायग्राम देखते हैं कि कैसे वॉर्टेक्स फ्लो होता है। यहाँ पे वॉर्टेक्स फ्लो हो रहा है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है। ये हमने एक स्मॉल मास कंसीडर किया है जिसका एरिया है वो dA है, ये वाला एरिया है ये dA है, और इसकी वेलोसिटी है ये v है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये dr है। इस स्मॉल मास को हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे रेडिएशन के अलोंग प्रेशर वेरिएशंस होंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ अगर प्रेशर P है तो फोर्स होगा, ये वाली जो सरफेस है इस वाली सरफेस पे अगर प्रेशर P है तो फोर्स होगा P इंटू dA। सेम ये वाली जो सरफेस है, ये इनर वाली सरफेस है r डिस्टेंस पे, और आउटर वाली सरफेस है r प्लस
dr डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस है, ये dr है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो यहाँ पे प्रेशर कुछ और होगा, और वो प्रेशर कितना होगा, P प्लस डेल्टा P अपॉन डेल आर। डेल आर डिस्टेंस में प्रेशर में चेंज हो रहा है, वो डेल्टा P हो रहा है, तो dr डिस्टेंस में होगा इंटू dr। तो इतना यहाँ पे प्रेशर हो गया इस आउटर वाली सरफेस पे, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इंटू डी ए। अब ये जो फ्लो मास फ्लो हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस तरीके से इसका पाथ है। कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन करती है तो उसको एक सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए होता है, जो कि हमें पता है होता है mv स्क्वायर बाई आर, यही होता है। तो ये स्मॉल जो हमने मास लिया है, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है इस तरीके से, और ये वाला फोर्स लग रहा है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे हम निकालेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों का P प्लस डेल P अपॉन डेल आर इंटू डी आर इंटू डी ए, माइनस इसमें माइनस कर देंगे जो फोर्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है वो, तो P इंटू डी ए विल बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, FC से डिनोट कर रही हूं मैं भी इसको। इधर वाली टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे तो ये वाली टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा डेल P बाई डेल आर इंटू डी आर इज इक्वल इंटू डी ए इज इक्वल टू FC, और FC को हम लिख सकते हैं mv स्क्वायर अपॉन आर। m यहाँ पे इसका मास है, हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं तो मास भी निकाल लेंगे। वॉल्यूम इसका हो जाएगा, इसका ये वाला एरिया है, ये एरिया, ये dA है, ये dA है, और इसकी लेंथ है ये वाली जो कि है dr, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा dA इंटू dr। ये तो हो गया, इसको रो से मल्टीप्लाई किया तो m हो गया इंटू v स्क्वायर अपॉन आर। इसको यहाँ पे अब हम सोल्व करेंगे तो डी आर और डी ए वाली टर्म दोनों साइड कैंसिल हो गई, इधर हमारा बचेगा डेल P अपॉन डेल आर, और दूसरा है ये रो इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। और यही एक्सप्रेशन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि डेल P अपॉन P में जो आर के साथ वेरिएशन हो रहा है जो कि है डेल P अपॉन डेल आर, उसका V के साथ क्या रिलेशन होगा। तो काफी सिंपल सा डेरिवेशन है, काफी इजीली कर सकते हो। प्रेशर फोर्सेस का डिफरेंस है वो इक्वल होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देख, तो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आ गया जो एक्सप्रेशन हमने भी निकाला वो यहाँ पे हमें बी ऑप्शन में अवेलेबल है, तो ये आंसर हो जाएगा। इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट।